आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी मशीन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका एग्जाम जो है आज हेल्ड किया गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। मीन्स जो इंडक्शन मोटर जो होता है उसका ऑपरेशन किस पे बेस्ड रहता है, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज और आर करेक्ट। मीन्स कौन सा जो स्टेटमेंट है इनमें से थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए करेक्ट है। तो ये जो सी ऑप्शन है, द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। बिकॉज जो स्टेटर जो होता है इसमें थ्री फेज वाइंडिंग किया हुआ रहता है और ये तीनों के तीनों फेज जो है 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हुआ रहता है। और जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएमएफ भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि इन ए थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, मीन्स जो थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है जो रोटर के जो कंडक्टर हैं ये शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं थ्रू दी इंड रिंग्स। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें करेक्ट होगा। बिकॉज जब ये शॉर्ट सर्किट रहेंगे, क्लोज रहेंगे इंड रिंग्स के द्वारा, तभी जो है उसमें करंट जो होता है प्रोड्यूस, करंट जो होता है वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, उसके द्वारा करंट जो होता है उसमें फ्लो होगा क्लोज होने के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण, और उसमें टॉर्क जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और फिर रोटर जो है हमारा स्टार्ट कर जाता है मूव करना। सो इसमें ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन ए इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, मीन्स इंडक्शन मोटर में अगर हम एयर गैप इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा इस पे, तो इसका जो पावर फैक्टर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है जैसे ही हम एयर गैप जो होता है इंक्रीज करते हैं इंडक्शन मोटर के केस में। तो सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिए थे वीडियो उसका, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। The rotor slots are slightly skewed in squirrel cage induction motor too. मीन्स जो रोटर स्लॉट्स जो होते हैं इसको स्लाइटली स्क्यूड कर दिया जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। क्यों करते हैं, तो ये जो है मैग्नेटिक हमिंग और लॉकिंग टेंडेंसी जो होता है रोटर का, इसको रिड्यूस करने के लिए। सो ऑप्शन बी जो होता है ये करेक्ट होता है इसमें होगा। सिक्स क्वेश्चन है कि द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू। मीन्स जो रिलेटिव स्पीड जो होता है स्टेटर जो फील्ड्स होते हैं और जो रोटर फील्ड्स होते हैं इंडक्शन मोटर में, वो किसके बराबर होते हैं, तो ये जो होता है जीरो के बराबर होता है। यानी कि दोनों दोनों जो होता है, दोनों का फील्ड जो होता है स्टेटर का फील्ड और रोटर का फील्ड, ये दोनों को दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे ही वर्क करता है, रन करता है सिंक्रोनस स्पीड पे। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होता है वो जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें करेक्ट होगा। The full load slip of a 60 Hz 12 pole squirrel cage induction motor is 5%. Its full load speed is। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज, उसके बाद जो है इसके पोल दिए हुए हैं कि 12 पोल है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, स्लिप इसका 5% दिया हुआ है, या आप इसको 0.05 भी लिख सकते हैं। और ये जो इसका फुल लोड स्पीड पूछ रहा है, यानी कि रोटर का स्पीड जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो है इसमें हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। सिंक्रोनस स्पीड निकालने के बाद इसका जब हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे तो 600 आरपीएम आएगा। और उसके बाद जो है रोटर का स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस स्लिप, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे सिंक्रोनस स्पीड से। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 570 आरपीएम, यानी कि 570 आरपीएम हो जाएगा। और ये ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। A 4-pole 50 Hz induction motor runs at a speed of 1440 rpm. The frequency of the rotor current is। मीन्स एक ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि एक इंडक्शन मोटर है और वो चार पोल है, इसके पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका स्पीड जो है रोटर का वो दिया हुआ है 1440 आरपीएम, यानी 1440 आरपीएम। इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है रोटर करंट का। तो जो रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है एस यानी कि स्लिप इनटू जो फ्रीक्वेंसी हम देते हैं,
तो उसके एस एफ के बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट। तो स्लिप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो 1500 आरपीएम होगा, यानी कि 4 पोल के लिए 120 एफ अपन पी से। उसके बाद हम स्लिप फाइंड आउट कर लेंगे ns माइनस एन डिवाइड बाई ns से। तो जो स्लिप होगा वो आएगा आपका 4%, और 4% को जब हम यानी कि 0.04, और जब हम 0.04 को सप्लाई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाइड करेंगे यानी 50 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 हर्ट्ज। यानी कि ऑप्शन जो होता है इसमें डी जो होता है वो करेक्ट होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है रोटर करंट का वो 2 हर्ट्ज होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। In a large synchronous generator, dampers are provided in order to, मीन्स जो लार्ज जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं उसमें डैम्पर्स जो होते हैं वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये जो है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो एलिमिनेट करता है हार्मोनिक्स इफेक्ट को, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन जो होता है इसमें डी जो होता है वो करेक्ट होगा, ए एंड बी। द नंबर ऑफ पोल्स इन टर्बो अल्टरनेटर इज, मीन्स नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं टर्बो अल्टरनेटर्स में। तो जो टर्बो अल्टरनेटर्स जो होते हैं वो हाई स्पीड पे रन करते हैं, और इसको जो है स्टीम जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो है यूज किए जाते हैं। तो अगर हाई स्पीड पर रन करना है तो होता क्या है इसके केस में कि पोल जो होता है मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज जो सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 120 एफ अपन पी। तो पोल जो होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंक्रोनस स्पीड के। तो पोल जितना भी कम होगा, जितना पोल कम होगा उतना ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगा, और टर्बो अल्टरनेटर्स जो है हाई स्पीड पे ही रन करते हैं। सो इसमें ऑप्शन ए जो होता है इसमें करेक्ट होगा, बिकॉज सबसे कम पोल जो है चारों ऑप्शन में यही है, यानी कि 2। तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें करेक्ट होगा। It is desirable to eliminate fifth harmonics voltage from the phase voltage of an alternator. The coil should be short pitched by an electrical angle of, यानी कि अगर डिजायरेबल हो, यानी कि अगर डिजायर है कि एलिमिनेट करें हम फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज को फेज वोल्टेज से अल्टरनेटर के, तो जो कॉइल जो होता है उसको कितने इलेक्ट्रिकल एंगल से हम शॉर्ट पिच करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इक्वस टू 120 डिवाइड बाई आर। जो आर जो होता है ये कितने कौन से हार्मोनिक्स को हमको एलिमिनेट करना है उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है फिफ्थ हार्मोनिक, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 5 करेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर तो जो आंसर जो आएगा वो 36 डिग्री आएगा। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। If the dimensions of all the parts of a synchronous generator and the number of field and armature turns are double, then generated voltage will be changed by a factor of, means dimension जो है सभी parts का synchronous generator का, और number of field और armature turns को अगर डबल कर दिया जाए तो generated voltage होता है चेंज होगा कौन से फैक्टर से, तो ये जो है 4 से ये चेंज होगा। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। The armature reaction effect in a synchronous machine depends on, मीन्स जो आर्मेचर रिएक्शन जो इफेक्ट जो होता है सिंक्रोनस मशीन में वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो लोड करंट जो होता है उस पे डिपेंड करता है, और जो पावर फैक्टर जो होता है हमारा लोड का उस पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें वो करेक्ट होगा, यानी कि ए एंड बी। A leading power factor load on an alternator implies that its voltage regulation will be, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर अगर कोई लोड है और लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है अल्टरनेटर हमारा, तो इसका मतलब कि वो पूछ रहा है कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या होगा। तो लीडिंग पावर फैक्टर अगर लोड है तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा निगेटिव होगा। सो ऑप्शन बी जो होता है ये करेक्ट होगा। ये थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर हैज, मीन्स जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं उनके पास क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये हमेशा जो होता है इसके पास जीरो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी कि हम इसको नॉन स्टार्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें करेक्ट होगा, नॉन स्टार्टिंग टॉर्क होता है सिंक्रोनस मोटर के पास, और यही जो होता है एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल डेल डैश विथ इंक्रीज इन लोड, मीन सिंक्रोनस मोटर के केस में जो टॉर्क या लोड एंगल जो होता है डेल वो
क्या होता है, मतलब टॉर्क एंगल या लोड एंगल पूछ रहा है डेल, क्या होता है, तो ये जो है हमारा इंक्रीज करता है। अगर लोड इंक्रीज करेगा तो ये भी जो हमारा टॉर्क एंगल या लोड एंगल ये भी इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें करेक्ट होगा। While starting a synchronous motor, its field winding should be, मीन्स जब हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को तो उसका फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं हम, तो इसको हमेशा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। बिकॉज शॉर्ट सर्किट करते हैं तभी जाकर उसमें करंट फ्लो होगा जो रोटर होता है उसमें, और करंट फ्लो होने के कारण ही उसमें टॉर्क लगता है। तो ये जो है हमको शॉर्ट सर्किट हमेशा कर देते हैं जब स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को, तो इसका फील्ड वाइंडिंग हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है। अगर हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे तो फिर वो करंट उससे फ्लो नहीं करेगा और स्टार्ट नहीं हो पाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सैडेड पोल मोटर सैडिंग कॉइल्स आर यूज टू, मीन्स सैडेड पोल जो मोटर होते हैं उसमें सैडिंग कॉइल किस लिए यूज किया जाता है, तो ये कर किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसमें ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। और सैडेड पोल मोटर्स जो होते हैं हमारे, इसका टॉयज वगैरह में यूज किया जाता है बनाने में, स्मॉल मोटर्स होते हैं ये। The direction of rotation of a capacitor start single phase induction motor can be reversed by interchanging terminals of, मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, कौन से टर्मिनल को इंटरचेंज करके, तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो टर्मिनल होता है उसको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उसको ये जो है इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो रिवर्स हो जाएगा। बिकॉज जो इसका टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टार्टिंग करंट के, उसके बाद मेन वाइंडिंग करंट के और साइन अल्फा के। तो जैसे ही अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को इंटरचेंज करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे तो उसके केस में क्या होगा कि करंट हमारा निगेटिव हो जाएगा स्टार्टिंग करंट का, और करंट निगेटिव होने के कारण जो टॉर्क होता है वो निगेटिव हो जाएगा, और जब टॉर्क निगेटिव होगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है ऑटोमेटिकली जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। In comparison to resistance start induction motor, the permanent capacitor motor, मीन्स अगर हम कंपेरिजन करें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर होते हैं उनसे, तो ये जो है एक्सपेंसिव होते हैं, ये जो होता है एक्सपेंसिव होता है। ये ऑप्शन ए जो होता है इसमें करेक्ट है। बेटर पावर फैक्टर होता है, सो ऑप्शन बी भी इसमें करेक्ट है। और बेटर स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि अगर हम कंपेरिजन करें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का परमानेंट कैपेसिटर मोटर से, तो जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होता है उनके पास थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये बेटर पावर फैक्टर होता है और बेटर स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन चाहिए जो न्यूमेरिकल्स जो पूछा गया है इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।